हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। और एक दिन आप लोगों का डेमो हो चुका है, यानी डेमो ना कह के मैं ये कहूँ कि एक दिन आपका तैयारी का निकल चुका है मेरे भाई। अब अगले 2 दिन जो है, मतलब आज और कल, आप लोगों का डेमो होना है यूट्यूब पर। उसके बाद ये कंप्लीटली क्लास जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी मेरे भाई एप्लीकेशन पे। जो ऑफर आप लोगों को मिल रहा है, 20% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है, वो ऑफ भी केवल कल रात 12 बजे तक मिलेगा। उसके बाद इसका ओरिजिनल प्राइस अपने आप हो जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो समझ में आ चुका होगा, कल सभी लोगों की क्लास आप लोग देख चुके हैं, पता चल चुका होगा कि हमें किस तरफ जाना है मेरे प्यारे दोस्त। तो जल्दी से डिसाइड कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट मत करिए मेरे भाई। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेरे भाई नंबर सिस्टम, हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और नंबर सिस्टम में मैंने कल आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया था। क्लासिफिकेशन में कुछ डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। उम्मीद है वो सारी की सारी डेफिनेशन आप लोगों के अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है प्यारे दोस्त। अगर मैं आगे बढ़ूं तो टाइम टेबल एक बार फिर से बता देता हूं। 9:30 बजे मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा होता हूं। 11 बजे 1 अक्टूबर से नवीन सर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। 1 बजे पॉलिटी के लिए अजीत सर आप लोगों के साथ जुड़ रहे होते हैं। 2 बजे रीजनिंग में संदीप सर आप लोगों से जुड़ रहे होते हैं आप लोगों के साथ। 3 बजे हिस्ट्री में पारुल मैम आप लोगों के साथ जुड़ रही होती हैं। 5 बजे भावना मैम बायोलॉजी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रही होती हैं। और 6 बजे ज्योग्राफी अरुण सर आप लोगों के साथ जुड़ रहे होते हैं। जैसे ही अरुण सर का सिलेबस खत्म होगा तो मेरे भाई विनय सर आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन में बात करता हूं तो ऑलमोस्ट हम लोग सारे के सारे टर्म्स को एक बार देख चुके थे। अब कुछ टर्म्स आप लोगों के पास बची हुई हैं। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, या फिर अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। कौन से 2 गुणनखंड? एक तो मेरे भाई वो एक से डिवाइड होंगी, और एक मेरे दोस्त वो स्वयं से यानी अपने आप से डिवाइड होंगी। इन दोनों से अलग वो किसी अन्य से डिवाइड नहीं होंगी मेरे भाई। तो ऐसी सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहा जाता है। मैंने बताया था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है, और 2 ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो हमारा इवन नंबर भी है, यानी सम संख्या भी है। वरना सारी की सारी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो विषम संख्या होती हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए, तो टोटल मिला के 25 होती हैं। ये बात समझ में आ गई, टोटल मिला के 25 होती हैं। एक जोड़ा ऐसा बनता है जिसमें 2-2 का डिफरेंस होता है, 3, 5, 7 एकमात्र जोड़ा है अभाज्य संख्या के अंदर जिन 3 अभाज्य संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है। तो इस जोड़े को भी आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। अगर मैं यहां से बात करूं तो कुछ और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। अभाज्य संख्या के अंदर ही एक होता है ट्विन प्राइम, एक होता है मेरे भाई ट्विन प्राइम, और एक होता है को प्राइम। एक होता है ट्विन प्राइम, एक होता है मेरे भाई को प्राइम। ट्विन प्राइम को कहा जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम को कहा जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। यहां हो सकता है कि और कुछ भी नाम हो सकता है, इंग्लिश में इसका नाम जो है वो बिल्कुल ट्विन प्राइम है। को प्राइम को कहा जाता है सहभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? सहभाज्य संख्या मेरे प्यारे दोस्त। तो इन 2 टर्म्स को और आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त पढ़ना है। फटाफट मुझे बताइएगा मेरे प्यारे भाई कि इन दोनों टर्म का मतलब क्या होता है। उम्मीद है कि आप लोग इन दोनों टर्म का मीनिंग मुझे बताएंगे।
बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई, फटाफट मेरे दोस्त बताइएगा। हाँ, फटाफट मुझे बताइएगा मेरे भाई। चलिए, ट्विन प्राइम, ट्विन से पता चल रहा होगा, ट्विन का मतलब क्या होता है भैया? ट्विन बच्चे भी आप लोगों ने देखे होंगे, ट्विन मतलब जुड़वा बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे। यानी कहीं ना कहीं बात जो है वो कहीं ना कहीं दो को लेकर बात है। ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें दो का डिफरेंस होता है वो सारी अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम कहलाती है। मैंने क्या बोला? ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें दो का डिफरेंस होता है उन सभी अभाज्य संख्याओं को ट्विन प्राइम कहा जाता है, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। भैया दो का डिफरेंस कैसे कैसे? मैंने कहा 3 और 5 में कितने का डिफरेंस? आपने कहा 2 का डिफरेंस। मैंने कहा 5 और 7 में कितने का डिफरेंस? आपने कहा 2 का डिफरेंस। मैंने कहा 11 और 13 में कितने का डिफरेंस? आपने कहा 2 का डिफरेंस। मैंने कहा 17 और 19 में कितने का डिफरेंस? आपने कहा 2 का डिफरेंस। मैंने कहा 29 और 31 में कितने का डिफरेंस? आपने कहा 2 का डिफरेंस। ऐसे ही बच्चे आप लोग निकाल सकते हैं। यानी ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनमें दो का डिफरेंस होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कहते हैं। अब मेरे भाई अगला जो वर्ड है आपके सामने वो है मेरे दोस्त को प्राइम, सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है मेरे प्यारे दोस्त जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। जैसे अगर मैंने आपके सामने लिखा 4 और 7, मैंने पूछा क्या ये सहभाज्य संख्या है, तो आपने कहा बिल्कुल सहभाज्य संख्या है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यानी जिनका में से यानी HCF 1 होता है उन सभी संख्याओं को सहभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, देखो आप कहोगे जी ये तो मेरी ये भाज्य संख्या है, ये तो डिवाइड हो जाती है। डिवाइड हो या मत हो मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है कि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? आपने कहा नहीं कॉमन है। नहीं कॉमन है तो मेरे दोस्त ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या होंगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं भाई साहब 7 और 13, आप कहेंगे जी इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी हमारी सहभाज्य संख्या होंगी। तो चाहे जोड़ा मेरा अभाज्य संख्याओं का हो, चाहे जोड़ा मेरा भाज्य अभाज्य संख्याओं का हो, फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। लाखन भाई जुड़ चुके हैं, बोल दिया नाम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो मेरे दोस्त ये मत सोचना कि यहां अभाज्य होना जरूरी है, नहीं बिल्कुल अभाज्य होना जरूरी नहीं है। क्या होना जरूरी है? बस दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो ये होना जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? चलिए बहुत शानदार। तो ये कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ी, इवन ओड प्राइम। इसके बाद एक लास्ट डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं जिन्हें कहा जाता है कंपोजिट नंबर। जिन्हें कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे भाज्य संख्या कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब भाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे जी नाम से हमें पता चल रहा है भाज्य मतलब जो भाज्य जो डिवाइड होती होंगी। यानी कि मेरे भाई ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है। दो से ज्यादा गुणनखंड, दो से ज्यादा गुणनखंड। प्यारे दोस्त आप लिखेंगे जिन संख्याओं के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ऐसी सभी संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहा जाता है या फिर भाज्य संख्या कहा जाता है। और इसकी डेफिनेशन में लिख लेंगे HCF 1 आना चाहिए। HCF मतलब कॉमन 1 आना चाहिए, इससे अलग कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई,
क्या ये बात समझ में आ गई? आवाज नहीं आ रही है तो मोबाइल में एक वॉल्यूम का ऑप्शन भी होता है, उसे बढ़ा दोगे तो आवाज आ जाएगी। भाई पूरी दुनिया को आवाज आ रही है, केवल तुम्हें छोड़ के। नाम लेने की क्लास थोड़ी ना चल रही है मेरे भाई। पढ़ो, दुनिया नाम लेगी। अभी तो मैं नाम ले सकता हूं, दुनिया नाम लेगी। कोई संख्या अभाज्य है कैसे पता चलेंगे भाई? डिविजिबिलिटी रूल के बाद। डिविजिबिलिटी रूल के बाद मैं बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या जो है अभाज्य है या नहीं है। जब तक डिविजिबिलिटी रूल नहीं आएगा तब तक मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी वेट करो। जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं मैं गारंटी लूंगा, लिख के दूंगा। 30 क्वेश्चन आपके सीबीटी 1 में है, 35 क्वेश्चन सीबीटी 2 में है। आप शानदार करके आएंगे, लेकिन चलना किसके हिसाब से होगा? मेरे हिसाब से होगा। ठीक है, बस इतनी ही गारंटी ले सकता हूं मेरे भाई। ठीक है, अच्छा, कंपोजिट नंबर मैंने पूछा सबसे छोटी भाज्य संख्या। प्यारे दोस्त, दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, दोनों के जवाब थोड़ा सा सोच समझ के देना। बहुत सारे लोग गलती कर रहे होते हैं। मैंने आपसे पूछा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे। विषम मतलब ओड के बारे में पूछना चाह रहा हूं, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर के बारे में पूछना चाह रहा हूं। विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? स्मॉलेस्ट ओड इवन ओड इंटीज ओड कंपोजिट नंबर पूछना चाह रहा हूं। ओड कंपोजिट नंबर, यहां स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। तो थोड़ा सा सोच के मुझे जवाब दीजिए भाई मेरे। देंगे जवाब एक बार? सभी साथी एक बार जवाब देंगे थोड़ा सा सोच के? नो? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। हाँ, ओड कंपोजिट नंबर नो। बेटा सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है मेरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। बेटा दोनों भाज्य होंगे तो वो कॉमन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा एक 4 है, एक 4 है, एक 9 है। दोनों भाज्य संख्या है तो इन दोनों के में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन्हें हम सहभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। इन्हें हम लोग जो है वो मेरे प्यारे दोस्त को प्राइम भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें भाज्य का होना या अभाज्य का होना, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं पूछूं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 4। अगर यहां विषम वर्ड लग चुका है, ओड वर्ड लग चुका है, तो बिना देखे बिना सोचे आप लिख देना सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो होती है वो 9 होती है। जब हमारे यहाँ कम्युनिटी स्टार्ट हुई थी, क्वेश्चन डलने स्टार्ट हुए थे, तो मैथ का क्वेश्चन मैंने डाला था सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। तो मेरे ख्याल से 10% लोगों ने भी नो आंसर नहीं दिया था, नो आंसर नहीं दिया था, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। तो आज के बाद मुझे लगता है कि अगर कम्युनिटी किसी कम्युनिटी पे आप लोगों को नजर आ जाएगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो मेरे ख्याल से तुरंत आप लोग बता दोगे भैया जी ये तो 9 होती है। ठीक है, दो पो नहीं देना है भाई, गड़बड़ नहीं करनी, गड़बड़ नहीं करनी। हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज मैं बताता जा रहा हूं। हिंदी में ज्यादा बोला करो। कल तो बताया था भाई, मैंने कल तो बताया था, मैं खुद चाहता हूं कि मैं हिंदी में ज्यादा बोलूं, और मैं बोलता भी हूं हिंदी में ज्यादा। ठीक है, चलिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बहुत सारी डेफिनेशंस को पढ़ा। इन डेफिनेशंस का बच्चे आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होता है। अब मैं 5 मिनट में ऐसे दो टॉपिक आप लोगों को कराने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्त, जिनके क्वेश्चन बनने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ना के बराबर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाज्य विषम समझना। हाँ, भाज्य देखो बेटा, भाज्य अगर मैं कहूं, भाज्य का मतलब होता है जो अपने आप से और एक से अलग भी किसी से डिवाइड हो जाती है, उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, और विषम क्या होता है? ये ओड होता है। इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ लूं क्या? थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लूं? थ्योरी का क्वेश्चन आप लोग बता पाएंगे? पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा? एक आध थ्योरी का क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं मैं, बच्चे बताइए क्या होगा इसका जवाब।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। बताइए कोई भी एक ऐसा पूर्णांक जो बच्चे रेशनल नंबर ना हो। आपने कहा जी 7 कैसे है रेशनल नंबर? मैंने कहा 1 लिखो इसके बटे में। मैंने पूछा क्या P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल लिखा जाएगा। क्या Q इसमें 0 है? तो आपने कहा बिल्कुल 0 नहीं है। क्या P और Q दोनों इंटीजर है? तो आपने कहा जी दोनों इंटीजर है। अच्छा ये बताइए, ये 0 जो है ये रेशनल नंबर है या नहीं है? फटाफट मुझे बताइए। आप मुझे ये बताइए, ये 0 जो है वो रेशनल नंबर है भी या नहीं? 0 इज अ रेशनल नंबर और नॉट? बताइए। नो? पक्का? सोच के बताना। सोच के बताना। नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो मेरे भाई क्यों है? तुक्का नहीं मारना है। नो और यस में ही तो आंसर देना है। अच्छा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है पहले ये वाले बताइए, कि जिन्होंने कहा है नो वो मुझे ये बताइए कि क्यों नहीं है। बिल्कुल 0 बचे। 0 के बटे में अगर आप 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। P और Q क्या P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। P और Q दोनों इंटीजर हैं? दोनों इंटीजर हैं। क्यों 0 है? बिल्कुल भी नहीं है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्यों हमारा रेशनल नंबर है। क्यों हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। धनात्मक और ऋणात्मक की तो बात ही नहीं होती है यहाँ पे बच्चे। धनात्मक और ऋणात्मक की तो बात ही नहीं होती है। 1/0 की तो बात ही नहीं कर रहा भाई। 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। चलिए ऊपर करना, ऊपर करना, ऊपर करना। एक बच्चे को दिक्कत, भारी समस्या। मेरा एएलपी टेक्नीशियन जीडी एनटीपीसी सब है, कौन सा बैच लूं मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही तो मैथ कैसे समझोगे। हाँ आ गया। हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। सोचने की ही आवश्यकता नहीं है। वास्तविक संख्या तो सारे के सारे पूर्णांक वास्तविक संख्या। तो भैया ये दोनों बातें जो हैं इस भाई ने बिल्कुल सही कही है। क्वेश्चन वाले ने, क्वेश्चन वाले ने दोनों बातें बिल्कुल सही कही है। दूसरी तरफ चलते हैं मेरे भाई, दूसरी तरफ चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिए। बताइए। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्या शुरुआत 4 से होती है और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। तो हर एक भाज्य संख्या जो है वो मेरी प्राकृतिक संख्या है। एवरी कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बिल्कुल 100% की बात है मेरे भाई। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। क्या जीरो, जीरो मेरी एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल। क्या वो प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के दिमाग में यहां आ रहा होगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या तो नेगेटिव में भी हो रही होती है। तो नेगेटिव में मेरे भाई हम लोग हमेशा जो है वो पॉजिटिव में बात कर रहे होते हैं। धनात्मक को लेके चीजें आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अगर नेगेटिव में जाएंगे तो फिर तो सारा कुछ ये गलत हो जाएगा, सारा कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप मुझे इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हिमांशु ठाकुर भाई ले दिया। 0/0 नॉट डिफाइंड फॉर्म है बच्चे। ये डिफाइंड नहीं है, ये नॉट डिफाइंड फॉर्म है। फटाफट बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाई का सही मान बिल्कुल गलत बात है। पाई का सही मान 3.14 नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई का सही मान बिल्कुल गलत बात है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई एक परिमेय संख्या है, 100% की बात है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन एक है पाई इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बता दीजिए मुझे फटाफट।
ये मुझे बता दीजिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। क्वेश्चन ने कहा है एक 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 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल गलत बात है, अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है मेरे भाई। एक एक यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या कंपाउंड नंबर है, नहीं है। अभी यौगिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। एक न तो भाज्य है न अभाज्य, ये बिल्कुल 100% की बात है, बिल्कुल 100% की बात है। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही मेरी अभाज्य संख्या है। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात होगी तो वो 2 होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात होगी तो वो 4 होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात होगी तो वो 2 होगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। इससे अगला क्वेश्चन एनटीपीसी का क्वेश्चन है, मैं सबके जवाब उस पर चाहूंगा, मैं सबके जवाब उस पर चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5-6 जो है वो आपका एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है 2/3 एक रेशनल नंबर है, वो नहीं भी कहता तो भी मुझे पता था कि ये भैया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, क्यों जीरो भी नहीं है, दोनों इंटीजर है तो रेशनल नंबर तो होगा। लेकिन उसने पूछा है भाई साहब √2/√3 क्या होगा। भाई साहब कर दिया ना धोखा। √2 का एग्जैक्ट वर्गमूल पता है क्या, नहीं पता। √3 का एग्जैक्ट वर्गमूल पता है क्या, नहीं पता। क्या ये दोनों इंटीजर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो कैसे कोई कह दे कि ये रेशनल नंबर होंगे, ये तो भैया इर्रेशनल नंबर होंगे। ये कौन से नंबर होंगे, तो आप कहेंगे ये तो भैया जी इर्रेशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, कल भी ऐसा एग्जाम्पल मैंने दिया था आप लोगों को, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। या जो बैच आपको ठीक लगे वो लो। ऐसे में कहूंगा कि आप ये वाला ले लो तो भैया उसमें हो जाएगा बैच का प्रचार। ठीक है, तो जो बैच आपको लगे आप वो लो, एनालिसिस करो किस बैच से हमारी चीजें कवर हो सकती हैं, उस बैच को फिर आपको लेना चाहिए। ठीक है, देखिए भाई 3+2√5 एक क्या है, क्या है मेरे भाई। आपने कहा जी √5 का एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं पता, एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं पता तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ना ये मेरा रेशनल नंबर है, ना ये मेरा रेशनल नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन जो होता है, ए प्लस आई बी की फॉर्म में जो होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनमें मेरे भाई आप लोगों का रियल नंबर भी होगा और इमेजिनरी नंबर भी होगा। आइए इसका बताइए मुझे। इसके जस्ट बाद एक और क्वेश्चन मेरे भाई आपका एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट मुझे इसे बताइएगा। मतलब जवाब आपके आने चाहिए यार, लगे मुझे कि मैं हाँ आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई। आपने कहा जी स्क्वायर होता है, a+b का होल स्क्वायर a² यानी 3 होगा, प्लस b² यानी 11 होगा, प्लस 2ab यानी दोनों की गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा।
जब आपने इसे खोला तो 14 प्लस 2√33 हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि आप 33 का एग्जैक्ट वर्गमूल जानते हैं? नहीं जानते। जिसका नहीं जानते वो सारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जिसका नहीं जानते वो सारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। बताइए भैया, एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा। भाई कमेंट्स के ध्यान देने लगा ना, कमेंट्स के ध्यान देने लगा तो फिर दिक्कतबाजी हो जाएगी। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा मेरे भाई। सर मेरा नाम पप्पू 420 है। बहुत बढ़िया, पप्पू 420, बहुत बढ़िया। और बताओ, इसका जवाब दो। पप्पू 420 भाई दे, 3-4 बार नाम ले दिया अब तेरा। अच्छा, इससे मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। आपने कहा, आपने कहा, हाँ देखिए थोड़ा सा समझिए मेरे प्यारे दोस्त, आज जो है मैं वो कल वाली क्लास के ही क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं। कल अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, जाके रिवीजन किया होगा, तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कल की क्लास लिए बिना आप क्लास में बैठे हैं तो शुरुआत में अभी दिक्कत होगी आप लोगों को। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये आपके सामने एक संख्या लिखी है, तो आपने लिखा 3√5, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 125 को आप क्या लिख सकते हैं? क्या 125 को आप लिख सकते हैं 25 × 5? 25×5 125 होते हैं, हाँ या ना? यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और √5 अंदर ही रहेगा। नीचे आइए, 80 को क्या लिख सकते हैं? 16×5 लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, 4√5 हो जाएगा। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? 6√5 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आपने कहा जी जिनकी करनी जो है वो सेम होती है, जिनकी रूट के अंदर वैल्यू सेम होती है, तो वो प्यारे दोस्त जुड़ जाएंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8√5 हो जाएगा। यहां देखेंगे 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10√5 हो जाएगा। √5 से √5 5 कट जाएगा। क्या ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 4/5 आएगी? आएगी क्या? अब मुझे ये बताइए ये क्या है मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी इसे तो पूरी दुनिया जानती है कि ये रेशनल नंबर है। इसे तो दुनिया जानती है कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है मेरे प्यारे दोस्त। नहीं, इन्फिनिटी को काउंट नहीं करते। अगर मैंने वहां क्लोज्ड ब्रैकेट लगाया है तो वो उस ब्रैकेट को ये सोच के लगाया है, बस मैंने कैद किया है उसे, एक जगह कैद किया है। मैंने वहां क्लोज और ओपन नहीं बताया है। मैंने बस कहा एक से लेके इन्फिनिटी तक। आप भी जानते हैं इन्फिनिटी काउंट कहाँ होगा, वहां तो ओपन इंटरवल लगेगा। तो मेरे भाई उस चीज को बहुत मतलब अलग की चीज है, उसे देखना ही नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये एनटीपीसी में 13 जनवरी 2021 में आप लोगों से मेरे भाई पूछा गया था। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों के? तो आपने कहा, देखो मैं बता देता हूं मेरे भाई, 3√5 ऐसे ही लिख दिया मैंने। तो एक एक चीज समझाई। 125 को मैंने लिख दिया 25×5। 25 बचे, 25 का वर्गमूल होता है 5, और इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसका √5 ही हो जाएगा। 80 को मैं लिख सकता हूं 16×5। 16 का वर्गमूल होता है 4, अंदर क्या बच जाएगा? √5। इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। अगर मैं आपसे कहूं दोनों जगह √5 है तो ये चीजें जुड़ जाएंगी। 5 और 3 8 हो जाएगा, 8√5 हो गया। 4 और 6 10√5 हो जाएगा। √5 से √5 कट जाएगा, तो यहां से जो रेशो आएगा वो 4-5 का आएगा। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि P/Q के फॉर्म में भी है, क्यों जीरो भी नहीं है, और दोनों के दोनों इंटीजर भी हैं। तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगी? ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है, नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू रहने वाली है। हेडिंग डालिए मेरे प्यारे दोस्त, प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, और एक फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है और एक फेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? फेस वैल्यू को कहा जाता है जातीय मान, जातीय मान, या फिर इसका दूसरा नाम होता है अंकित मान, या फिर इसका दूसरा नाम होता है अंकित मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू को हिंदी में हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त स्थानीय मान। क्या कहते हैं?
तो आप कहेंगे स्थानीय मान कहते हैं। क्वेश्चन बहुत रेयर केस में बनता है, लेकिन पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि एक क्वेश्चन भी अगर आ गया तो मेरे भाई आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं वो 30/30 और 35/35 के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी मेरे प्यारे दोस्त, 532819। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, ठीक है। मैंने आपसे पूछा इसका जातीय मान क्या होगा, इसका जातीय मान। तो आप इस चीज को इससे रिलेट करना कि जातीय मान जो होता है, जाति कभी भी नहीं बदलती। इसका मतलब जिसका जातीय मान पूछा जाता है उसका जातीय मान वही होता है मेरे भाई। उसका जातीय मान जो होता है वो वही होता है, ठीक है। मैंने पूछा 9 का जातीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे जिसका पूछा जाएगा उसका जातीय मान वही होगा। 8 का जातीय मान 8 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, 3 की फेस वैल्यू 3 होगी और 5 की फेस वैल्यू 5 होगी। मतलब अगर आप लोगों से फेस वैल्यू पूछी जाती है, फेस वैल्यू पूछी जाती है तो मेरे भाई उसकी फेस वैल्यू जो है वो कभी भी नहीं बदलती है, ठीक है मेरे भाई। हाँ। एक कह रहा जी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। मतलब क्या ही कहूं आप लोगों से, अभी तो कुछ पढ़ाया भी नहीं है बेटा, अभी तो कुछ पढ़ाया भी नहीं है। तो मैंने बस इतना बताया है, अगर आप लोगों से जातीय मान पूछा जाता है, अगर आप लोगों से फेस वैल्यू पूछा जाता है, तो फेस वैल्यू जिस भी डिजिट की पूछी जाए, जिस भी अंक की पूछी जाए, उसकी फेस वैल्यू वही होती है। फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है। पहली चीज ये हो गई। अब आते हैं मेरे भाई प्लेस वैल्यू पर, हम लोग बात करते हैं। हमेशा क्वेश्चन जो बनेगा, अच्छा क्वेश्चन जो बनेगा वो प्लेस वैल्यू से मेरे भाई बनेगा। मैंने आप लोगों से कहा, ये आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है। मैंने आपसे कभी भी यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछता हूं तो यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू यूनिट डिजिट ही रहती है। अगर मैं आपसे कहूं 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, किसकी पूछी है, 8 की। 8 के बाद अंक कितने हैं, एक अंक है, तो एक जीरो लगा दो मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 लिख दो। 1 के बाद अंक कितने हैं, डिजिट कितनी है, दो, तो दो जीरो लगा दो। अगर मैं आपसे पूछूं 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 2 के बाद 3 डिजिट है, 3 जीरो लगा दो। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 3 के बाद 4 अंक हैं, 4 जीरो लगा दो। और 5 की प्लेस वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके बाद 5 अंक हैं, 5 जीरो लगा दो। यानी कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त कि अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो उस जिसकी प्लेस वैल्यू आपसे पूछी गई है उस डिजिट के बाद जितने भी अंक आपके सामने हो उतनी जीरो आप लोगों को लगानी है, बस यही प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है मेरे भाई। क्या ये बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अच्छा ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन भाई साहब मेरे पॉइंट में जब अगर वैल्यू दे दी तो बात कैसे जमेगी? याद रखना मेरे भाई, मैंने आप लोगों से कहा 5296.8173, 8173। मैंने आप लोगों से मेरे भाई पूछा कि पॉइंट में एक संख्या दे दी और मैंने यहां फेस वैल्यू पूछा, तो मैं आप लोगों को बता दूं फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे वो पॉइंट में ना हो। अगर मैं यहां भी 3 की फेस वैल्यू पूछता हूं 3 होगी, अगर मैं 7 की फेस वैल्यू पूछता हूं 7 होगी, 1 की फेस वैल्यू पूछता हूं 1 होगी, 8 के फेस वैल्यू पूछता हूं 8 होगी। यानी फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है, चाहे संख्या मेरी पॉइंट में दी गई हो, चाहे संख्या मेरी जो है वो सीधे नंबर में दी गई हो। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की मेरे दोस्त, प्लेस वैल्यू की बात करूं, स्थानीय मान की बात करूं, तो स्थानीय मान मेरे भाई बदल जाता है। कैसे?
अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 से लेके पॉइंट तक देखो कितने अंक हैं। आपने कहा 3 अंक हैं तो 3 0 लगा दो। 5 का स्थानीय मान जो होगा वो 5000 होगा। मैंने पूछा 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 से पॉइंट तक कितने अंक हैं, उतनी 0 लगा दो। 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 के बाद 1 अंक है, 1 0 लगा दो। 6 का स्थानीय मान 6 रहेगा। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 5296 आएगा। जुड़ के आ गया। अब आइए मेरे भाई इधर आइए थोड़ा सा। अगर वो पॉइंट के लेफ्ट में आपसे स्थानीय मान पूछता है तो मेरे भाई 8 का स्थानीय मान होगा, 0.8 हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछता है 1 का स्थानीय मान, तो पॉइंट और 1 के बीच में 1 अंक है, 1 0 लगा दो मेरे भाई। अगर वो 7 का स्थानीय मान पूछता है तो पॉइंट और 7 के बीच में 2 अंक है, 2 0 लगा दो मेरे भाई। अगर वो 3 का स्थानीय मान पूछता है तो पॉइंट और 3 के बीच में 3 अंक है, 3 0 लगा दो मेरे भाई। तो ये हो जाएगा पॉइंट के राइट साइड की तरफ के स्थानीय मान हो जाएंगे। पॉइंट और उस अंक के बीच में जितनी डिजिट है उतनी 0 लगा दो, उतनी 0 लगा दो मेरे भाई। पॉइंट के लेफ्ट में पूछता है तो जिस अंक का पूछना चाह रहा है उससे और पॉइंट के बीच में कितनी डिजिट है उतनी 0 लगा दो। क्या ये बात समझ में आई? क्या एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लूं तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पूछ लो, अब हम हार नहीं मानने वाले हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा। मैंने पूछा 9 के और 2 के स्थानीय मान में, 2 के स्थानीय मान में डिफरेंस क्या है। 9 और 2 की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है, स्थानीय मान में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अंतर क्या है मेरे दोस्त, आप लोगों को ये बताना है। आप लोगों को मेरे भाई ये बताना है। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए मुझे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई साहब ये संख्या आपके सामने दी गई है, आप मुझे बताइए एक तो 9 का, एक 2 का, दोनों के स्थानीय मान में डिफरेंस बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं जी 9 का स्थानीय मान 9, 1 2 3 4, 4 0 लग जाएंगी। मैंने आपसे पूछा 2 का स्थानीय मान, तो आपने कहा 2 के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 लग जाएंगी। वो आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, तो आप क्या कहने वाले हैं? 89,800 इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। 90,000 वालों बिल्कुल गलत है, 89,800। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मैंने आपसे कहा 1 2 3.4 5 6 7 8 हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा 5 और 2 के स्थानीय मान का डिफरेंस कितना होगा। 5 और 2 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। एक ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से मैंने पूछ लिया, 5 और 2 के स्थानीय मान का डिफरेंस कितना होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा मेरे भाई। 5 और 2 के स्थानीय मान में अंतर मुझे बताइए। 5 और 2 के स्थानीय मान में डिफरेंस कितने का होगा? कितने का होगा मेरे प्यारे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पर आंसर में वेरिएशन आ रहा है। कोई 15 बता रहा है, कोई 19.95 बता रहा है, कोई 19.98 बता रहा है। यानी डाउट का विषय तो है, डाउट तो बना हुआ है यहाँ आप लोगों का, है ना। देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 और पॉइंट के बीच में 1 अंक है तो केवल 1 0 लगाइए, 20 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 5 का स्थानीय मान, पॉइंट और 5 के बीच में 1 अंक है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 0.05, 0.05 हो जाएगा। तो 20 में से क्या घटाना है? 0.05 घटाना है। तो मेरे भाई 10 में से 5 गए, 5 आएगा, यहां 9 बचेगा, यहां 9 बचेगा, 19.95 जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है।
19.95 जो है जिनका आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। और करना ये फाउंडेशन तो लिख ले मेरे भाई, फाउंडेशन तो लिख ले मेरे दोस्त। चलिए, फाउंडेशन बैच नहीं है, इसे फाउंडेशन ही मान लो। हर एक चीज पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, एक लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो क्या ये चीज समझ में आई? क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं? कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं भाई। एनटीपीसी का पहला, ओ तेरी, एनटीपीसी में तो भरमार है ऐसे क्वेश्चंस की। वाह, ये टॉपिक एनटीपीसी के मतलब का है मेरे भाई। जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 19.5 नहीं होगा मेरे भाई, 19.5 नहीं होगा। दो का स्थानीय मान 20 होगा और 5 का स्थानीय मान 0.05 होगा। पांच और पॉइंट के बीच में एक अंक है ना, तो एक अंक है तो एक जीरो आना चाहिए। 0.05 होगा और 20.00 में से 0.05 जाएगा, तो 19.95 इज द करेक्ट आंसर और 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। 8 का स्थानीय मान 1 2 3 4, तो 80,000 हो जाएगा 8 का स्थानीय मान। और 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो 79,600 हो जाएगा। 79,600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, उसने पूछा है 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिख दो मेरे भाई, 5 जीरो लिख दो। और 4 का स्थानीय मान 400 होगा। 400 होगा तो 1,99,600 हो जाएगा। 2 लाख में से 400 जाएंगे तो 1,99,600। ये भैया एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपके सामने एनटीपीसी का, एक और क्वेश्चन आपके सामने एनटीपीसी का, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जहां से सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिट डिजिट से सीबीटी 2 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिविजिबिलिटी रूल से सीबीटी 2 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर हम उन टॉपिकों को एक बार देख रहे होंगे। इसके जस्ट बाद जो है वो यूनिट डिजिट होगा मेरे भाई। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा। 5 के बाद कितनी जीरो लगेंगी मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो किस में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2 5 है तो वो दोनों 5 का क्वेश्चन देगा, फिर वो बोलेगा कुछ इस तरीके से बोलेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा 5 लेना है। या तो वो कह देगा दोनों पांचों के स्थानीय मानों में अंतर बताइए, या वो ये कहेगा शुरू वाले 5 का स्थानीय मान और बाद वाले 5 का, शुरू वाले 5 का जातीय मान, बाद वाले 5 के स्थानीय मान का योग या अंतर कितना होगा। मतलब वो बोलेगा आप लोगों से, जिससे आपको आसानी से पहचान हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है ये संख्या है 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर कितना है। 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 300 हो जाएगा। और 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 0.07 हो जाएगा।
तो 0.0010 में से 7 गए, 3 बचेगा, 9 बच जाएगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 299.93। यानी कि किन बच्चों का ऑप्शन ए आया है? बिल्कुल सही है मेरे प्यारे दोस्त। एक क्वेश्चन की फोटो खींचिए फटाफट, एक क्वेश्चन की फटाफट फोटो खींचिए। ये होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक क्वेश्चन की फटाफट फोटो खींच लीजिए और मुझे इसका जवाब आप लोगों की तरफ से कमेंट बॉक्स में चाहिए। भाई भर जाना चाहिए कमेंट बॉक्स। आज जब आप इसका जवाब देंगे तो भर जाना चाहिए कमेंट बॉक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक शुरू होता है वो होता है हम लोगों का यूनिट डिजिट। मेरे भाई शुरू होता है हम लोगों का टॉपिक। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ी सी बात आज हम लोग कर लेते हैं। कल इस टॉपिक के साथ साथ डिविजिबिलिटी रूल हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट होता है मेरे भाई इकाई का अंक। यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई का अंक या इकाई अंक जिसे कहा जाता है। इकाई अंक जिसे मेरे भाई कहा जाता है। यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई अंक होता है, यानी जिसे इकाई का अंक कहा जाता है। आप मुझे बताएंगे, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपसे इसमें यूनिट डिजिट पूछा। यूनिट डिजिट क्या है? कैलकुलेशन में भी मेरे भाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हर चीज में। क्वेश्चन भी यहां से डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें मुझे यूनिट डिजिट बताइए। ये जो संख्या आप लोगों को दिख रही है इसमें यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहेंगे ये जो पहला अंक होता है यही क्या कहलाती है? यही यूनिट डिजिट कहलाती है। यानी हमें आगे क्या लिखा है इस बारे में चर्चा करनी ही नहीं है। हमें केवल किसकी बात करनी है? हमें केवल इस वाले अंक की बात करती है। ठीक है, ऊपर करना भाई, क्या लिखा था इस गुड़िया ने? हाँ, हर डेमो में यही क्यों पहले करते हैं? और कोई टॉपिक भी करा सकते हैं ना? बिल्कुल करा सकते हैं। तो इससे कौन सी दुश्मनी है? इससे कौन सी दुश्मनी है? इसने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो इससे दिक्कत है? कराना तो फिर भी है। एक तरफ तो ये हो जी टॉपिक छुड़वा दोगे तो चल जाएगा काम, जब कराना ये भी है तो इतने बढ़िया टॉपिक से शुरुआत क्यों ना की जाए? जब बात शुरुआत की आती है तो शुरुआत मस्त टॉपिक से की जाती है, और ये वाला टॉपिक बड़ा अपने आप में मस्त होता है। वो बात अलग है कि आप इसे पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हो, तो आप चाहते तो आप मतलब डेमो को छोड़ भी सकते थे, जब आपको पता था कि ये टॉपिक होना है, लिखा हुआ है उस पर नंबर सिस्टम होना है। क्यों जी, मानते हो या नहीं इस बात को? हाँ। आइए मेरे भाई, अच्छा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मतलब ये हमारा मेन टारगेट है इसको निकालना। मैंने क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा कि मैंने एक संख्या लिखी 523 की गुणा 1744 में करनी है। मैंने आपसे पूछा भैया जी यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं इसके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई इसके यूनिट डिजिट में आप लोग कर देंगे। तो 4 तिया 12, 12 को 2, हासिल लगा 1, भाड़ में जाए हासिल मेरे भाई। मुझे इससे मतलब है कि यहां क्या आएगा, वो हासिल कहां जा रहा है कहां नहीं मुझे नहीं मतलब है। मेरा काम है 3 चौक 12 को 2 लिख देना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आपने कहा जी थोड़ा सा बड़ा लिख के दिखाओ, चलो यहां तो 2 संख्या थी, मैंने आप लोगों के सामने लिखा भाई साहब 539 गुणा 1728 गुणा 833 गुणा 934 गुणा 934 गुणा 517। मैंने आपसे पूछा भाई साहब जब आप इनकी गुणा करोगे तो मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या आएगा इसमें, इसे बताओ बच्चे आप। तो आपने क्या कहा? आपने कहा जी अभी तो हम लोग सीख के आए हैं, जब मतलब ही हमें यूनिट डिजिट से है तो इन संख्याओं का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। हमें केवल यूनिट डिजिट पर बात करनी है। किस पर बात करनी है? यूनिट डिजिट पर बात करनी है। आपने कहा जी 9 अट्ठे कितने होते हैं? 72, 72 को 2, हासिल 7, कहां गया हासिल? भाड़ में गया हासिल मेरे भाई। 9 अट्ठे 72 को 2 लिख दिया आप लोगों ने। ठीक है,
हमें इस 2 से मतलब है। कहां गया 7, सोचना ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। यहां 2 आ गया। अब इस 2 की गुणा इसमें करो, 2 तिया 6 आ गया। अब इस 6 की गुणा इसमें करो, 6 चौक 24 को 4 आ गया। अब इस 4 की गुणा 7 में करो, 4 सत्ते 28 को 8 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा मेरे गुड्डा? तो आप लोग कहेंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी, कि इस क्वेश्चन में जो यूनिट डिजिट आएगी वो 8 आ जाएगी। ठीक है, अब तो आप थोड़ा थोड़ा सीख गए। मैंने इसके जस्ट बाद आप लोगों से एक बात करनी चाहिए। मैंने कहा 415, 413, 817, 923, 923 और 1029 की गुणा मुझे करके बताइए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। हाँ, प्रॉपर्टीज सोनू कुमार बेटा, प्रॉपर्टीज करेंगे, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टीज करेंगे, अभी यूनिट डिजिट के जस्ट बाद प्रॉपर्टीज कर लेंगे। इवन प्लस ओड क्या होता है? इवन प्लस ओड ओड होता है। ओड प्लस ओड क्या होता है? इवन होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइए। आपने कहा जी अब तो हम सीख गए, अब तो हम परफेक्ट हो गए। 5 तिया 15 को 5। मैंने पूछा हासिल, आपने कहा चुप, हासिल के बारे में बात नहीं होगी। 5 तिया 15 को 5, 5 सत्ते 35 को 5, 5 तिया 15 को 5, 5 नाम 45 को 5। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहां से बेटा एक कंक्लूजन आप लोग निकाल लो। वो कंक्लूजन क्या है? अगर अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर यूनिट डिजिट पे आपको 5 दिख जाए, यूनिट डिजिट पे आपको 5 दिख जाए और सारे के सारे ये ओड नंबर हो, तो उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, उसमें हमेशा यूनिट डिजिट 5 आता है। सारे के सारे जो है वो बच्चे ओड नंबर हो, विषम संख्याएं हो, तो उसमें चेक करने की आवश्यकता आपको नहीं है। उसमें क्या आ जाएगा मेरे भाई? 5 आएगा। दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा 415 दिया हुआ है, 416 दिया हुआ है, 417 दिया हुआ है, 418 दिया हुआ है, 419 दिया हुआ है। इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आपने कहा जी 5 की गुणा 6 में करोगे तो 30 आएगा। 30 को 0 और 0 की किसी में भी करते चले जाओ भैया, इसका जवाब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी अगर 5 के साथ एक भी सम संख्या आ गई, एक भी सम संख्या आ गई, एक भी इवन नंबर आ गया, तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। बेटा डीप में इतना पढ़ा दूंगा, जब क्वेश्चंस की बारी आएगी तो आप कहोगे जी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मेरे भाई डीप में जाने से पहले आप लोगों को ऊपर से चीजों को देखना होता है, पहले बेसिक को मेरे भाई समझना होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ जाएं क्या? तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाओ। ठीक, देखिए ये एक्सप्रेशन को लेकर हम लोगों ने बातें की थी, ये एक्सप्रेशन को लेकर हाँ हम लोगों ने बातें की थी मेरे भाई। अब मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चंस की रूपरेखा देख लूं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शुरू के 2 क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बता दीजिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जल्दी से बताइए भाई साहब। अब रोके से नहीं रुकेंगे। 4 अट्ठे 32, 32 को 2, 2 सत्ते 14, 14 को 4 हासिल चुप, 4 तिया 12, 12 को 2 आ जाएगा। सभी का जवाब 2 आ रहा है, स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। हासिल के बारे में चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा कहीं 5 तो नहीं है, आपने कहा नहीं। 6 चंग 36 को 6, 6 सत्ते 42 को 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18 को 8, 8 सत्ते 56 को 6, 6 एकम 6। आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अब पावर के फॉर्म में कल से हम लोगों का शुरू होने वाला है कार्यक्रम। आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे। क्या ये डेली ही एक एक घंटे की क्लास चलेगी क्या? पावर की फॉर्म के कल क्वेश्चन होंगे? नहीं जी नहीं, ये क्लास अगले 5-7 दिन में 1.5 घंटे की हो जाएगी और 1.5 घंटे में इतना मटेरियल आपको मिल जाएगा कि आप ये कहोगे कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़े तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ठीक है, तो डेमो जो है वो हम 1-1 घंटे के कर लेते हैं। डेमो के बाद जो है हम क्लास को 1.5 घंटे की कर लेंगे। घबराना मत बिल्कुल भी किसी चीज से। मैथ अब नहीं आया तो फिर आएगा भी नहीं मेरे भाई, बिल्कुल जीरो से चलेंगे और बिल्कुल अच्छे लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोग सीख रहे होंगे, किसी के साथ जो है वो वीक की दिक्कत नहीं रहेगी अगर आपने थोड़ा सा भी ठान लिया कि मुझे मैथ इस बार सीखना है। अगर ये ठान लिया कि अगली बार भी मुझे ये बताना है कि मैथ वीक है तो फिर मैथ नहीं आएगा। ठीक है, कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। एक होमवर्क का क्वेश्चन लेते जाइएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं 543 की गुणा 512 में, गुणा 1047 में, गुणा 977 में, गुणा 821 में, गुणा 523 में, गुणा 428 में, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे दोस्त? यूनिट डिजिट क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।